देखो क्लास नंबर 48 48 क्लास, ये सब मेंस का टॉपिक चल रहा है, फेवरेट टॉपिक है उसका। जब भी तुम बार बार पढ़ोगे ना, जलवायु परिवर्तन की बात आ गई, तब भी यही टॉपिक आगा बाढ़ का। बाढ़ से ना पूरे भारत, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आपदा बाढ़ वर्तमान समय में। अगर सबसे बड़ी आपदा कही जाए ना तो बाढ़ है। हमारे यहाँ ना एक अधिनियम बना रखा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बनाया था मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम पर। जो अधिनियम एक ही वो मदर एक्ट, उसके बाद जो हमने कानून बनाया, उस कानून के अंदर जो जो बात लिखेंगे ना, सब उसके अनुसार चलेंगे हम देश के। समझ बात है। आपदा को प्रबंधित करने के लिए, आपदा हो क्या, बाढ़ भी आपदा, सूखा भी आपदा, कोरोना भी आपदा, समझ बात है, जिस तक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाए। आपदा किसे कहते हैं, यह बात भी उस अधिनियम में लिखी हुई, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उसमें साफ साफ लिखा बाढ़ भी एक प्रकार की आपदा। तो बाढ़ के बारे में हम लोग विशेष तरह से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और उस अधिनियम को हम तमीज से पढ़ेंगे। और उस अधिनियम के अंदर ना, उस कानून के अंदर एक अथॉरिटी भी बनाई गई। अथॉरिटी कहते हैं प्राधिकरण को, जिसे वो प्राधिकरण अर्धन्यायिक निकायों की तरह कार्य करता, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कार्य करते हैं। सही बात है। आपदा से संबंधित कुछ भी मामला हो ना, सही बात है, दिशा निर्देश जारी करना हो, एंड जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम होगा, जो यह अथॉरिटी ना, एंड जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो प्राधिकरण बनाया गया अर्धन्यायिक निकाय की तरह कार्य करता, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले इसे समझ लो, बाढ़ कहते किसे। तो जो बाढ़ है ना, एक प्रकार की आपदा, और आपदा भी मानव जनित आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा, क्योंकि हम तो लेके नहीं आए इसे। तो प्राकृतिक आपदा, जो प्राकृतिक आपदा, चाहे प्राकृतिक आपदा हो चाहे मानव जनित आपदा हो, कोई सी भी आपदा को प्रबंधित करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, उसके हमारे यहाँ एक अधिनियम काम कर रहा है। उस अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। उस अधिनियम के अंतर्गत, वो अधिनियम बना तो दिया 2005 में, मनमोहन सिंह 2006 में लागू हुआ। समझ में आया बात? या उसके अंतर्गत बाढ़ की परिभाषा दे रखी, और मैंने बाढ़ की परिभाषा वहीं से निकाल ली। आया समझ में? ठीक। तो दूसरी जगह क्या है, कुछ वैज्ञानिकों ने दे रखी बाढ़ की परिभाषा, तो दोनों में तुम्हें बताऊंगा। लिखना किस तरह, सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन बाढ़ से संबंधित रहा ना, कैसा भी क्वेश्चन रहा, तो ये समझ जाओ तुम, कभी तुम्हारे हाथ से जाने का नहीं, छूटने का नहीं। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है मेंस का, क्योंकि हर साल यहाँ असम के इस ब्रह्मपुत्र नदी में, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय के उत्तर से निकलती है, हिमालय के बाहर से निकलती है, जो हिमालय पार कर चुका ना, ये तिब्बत के अंदर से निकलती है, और यहाँ से हर साल असम के अंदर बाढ़ आती है। असम वाली जो बाढ़ है, अभी खत्म नहीं करने के, दो दिन लेंगे इस पर। और चाहे किस तरह का भी सवाल आ जाए, तुम आराम से कर ले जाओगे, आराम से लिख ले जाओगे। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी ना, अगर उसमें बाढ़ आ जाती है, तो ये समझ जाओ उसके बाढ़ का क्या कारण हो, असम पर लेकर अलग सवाल पूछ सको। क्योंकि भारत सरकार के सर में दर्द कर रखा है। सरकार यहाँ कई हजार करोड़ रुपए खर्च करती है, 2,000 3,000 करोड़ रुपए बाढ़ में जाता है पैसा सारा का सारा। क्या कारण है? तो बाढ़ के क्या कारण हो ये पता लग जाना चाहिए। दूसरा, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाए ये पता लग जाना चाहिए। बाढ़ क्यों नहीं रुक पा रही ये भी पता होना चाहिए। बाढ़ को कैसे खत्म करा जाएगा ये भी पता होना चाहिए। समझ में आई बात? या ठीक, आगे की क्या राह होगी, तुम आगे की सलाह क्या दोगे कि बाढ़ को हम नियंत्रित करने के लिए ये कर सको, तो तुम्हें सब पता होगा। बस 1 और 2 दिन के अंदर ही तुम्हें सब पता लग जाएगा तुम्हें। तो अच्छा टॉपिक है, समझ में आ बात है। जब भी आएगा, जब भी तुम आराम से लिख ले जाओगे। सब एक मैप भी बना दोगे, तुम्हें हल्का हल्का सा मैप भी बना दोगे, हल्का हल्का सा मैप बना दोगे। ये गंगा नदी तंत्र साइड में, इधर ये सिंधु नदी तंत्र साइड में, इधर ये नीचे दक्षिण भारत की नदियां हैं, इनमें भी कुछ किसी नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो पहले यही समझेंगे बाढ़ है क्या। बाढ़ को इंग्लिश में हम फ्लड्स कहते हैं, फ्लड्स। ठीक है, जिस तरह मैंने डॉट्स पढ़ाया, तुम सूखा पढ़ाया, इसी तरह का वो भी एक प्रकार की आपदा, वो भी प्राकृतिक आपदा। समझ नहीं बात? या इसी तरह बाढ़ भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा। समझ में आया बात? या इसमें हो क्या, वहां नहीं देखो तुम सोचो बाढ़ कहती किस, जो हमारी प्रवाह क्षेत्र हो, जिसे हम प्रवाह क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम वही कहते हैं, जिसे हम नदियां कहते हैं, जब ना अपने एक शीर्ष बिंदु तो ऊपर पहुंच जाती है तो पानी छलक कर जाता है बाहर। समझ बात? जब ये अपने शीर्ष बिंदु तो ऊपर पहुंच जाती है, पानी छलक कर जाता है। तो हमारे यहाँ एक एक्ट जो काम कर रहा है, नाम है उसका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है नहीं, बाढ़ को नियंत्रित करने के जो उपाय बताऊंगा ना, तो उसमें इसका नाम लेकर आऊंगा मैं, तो उसे वहाँ पे डिटेल से समझाऊंगा, उससे सवाल पूछा जाएगा। हमने यहाँ था इसी अधिनियम के तहत बना था। हमने यहाँ एनडीआरएफ की टीम बना रखी, जहाँ भी आपदा आती है ना, वो तुरंत एनडीआरएफ की टीम एक्टिव हो जाती है। वे ना ऑरेंज कलर की जर्सी से पहन कर जाते हैं, वे तो तुर्की में भी पहुंच गए थे। समझ बात? वो भी पढ़ाऊंगा तुम्हें, समझ आई बात है। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात क्या होगी, जब मैं तुम्हें आपदा प्रबंधन पढ़ाऊंगा ना, टॉपिक हो 10-15 दिन की क्लास हो, आपदा प्रबंधन की जीएस थर्ड पढ़ाऊंगा, जीएस थर्ड में आपदा प्रबंधन, तो वहां भी से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो टॉपिक एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते रहते हैं, ओवरलैपिंग। समझ आई बात है? ओवरलैप करते रहते हैं तीसरे। अभी यहाँ भी पढ़ा हम ना, उसे वहां भी पढ़ेंगे, तो फिर और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं।
पर यानी चीज़ों को समय देना पड़ेगा, समय देते रहेंगे तो चीज़ें अपनी होती चली जाएगी। तो पहले हम बाढ़ के बारे में जान लेते हैं, फिर बाढ़ के जानेंगे कारण कि बाढ़ के कौन कौन से कारण, और तुम्हारा लिखने का तरीका क्या होगा। मैं भी पूछूंगा तुमसे तुम्हारे लिखने का तरीका क्या होगा। मैप जरूर बना गए हो, मैप के बिना काम नहीं चलने का, समझ आई बात। या मैप बनाना ही पड़ेगा तुम। अभी मैं मैप बाद में समझाऊंगा, पहले समझ लो बाढ़ है क्या। मैंने कहा जो नदी जा रही है, समझ आई बात है, ये नदी का बहाव हो और उसका एक शीर्ष बिंदु हो, और जब पानी ना शीर्ष बिंदु से पार चला जा तो इसी स्थिति को हम बाढ़ कहते हैं। समझ की बात है, जब पानी शीर्ष बिंदु से पार चला जाएगा तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं। ये लिखो, जब नदी वर्षा बहाव नदी वर्षा जब जब नदी वर्षा बहाव नदी की अक्षमता नदी ऐसे हटाएंगे, नदी वर्षा बहाव नदी की अक्षमता से अधिक हो, यानी वर्षा आई, नदी में पानी आया, वो उसकी अक्षमता तो अधिक होगा, तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं। इसका कारण क्या है, प्राकृतिक रूप से इसका कारण क्या हो, पहले देख लो कारण क्या है, प्राकृतिक रूप से इसका कारण क्या है, आगे भी पता लगने वाला कारण क्या है। प्राकृतिक नंबर एक, अधिक वर्षण हो जा, मतलब अधिक बादल बनने स्टार्ट हो जा, समझ बात। दूसरे नंबर पर बर्फ या बर्फ का पिघलना स्टार्ट हो जा, तो ये बाढ़ का कारण हो सके। तुम सब जानते हो, अगर बर्फ पिघली तो नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा, फिर पानी बाहर निकल जाएगा, फिर वो बाढ़ आ जाएगी। तीसरा कारण हो सके तटीय क्षेत्रों में तूफान की लहरें, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो केरल हो, तो कोई सा भी एक क्षेत्र हो, इधर के 5 राज्य, इधर के 4 राज्य, अगर लहरें आएंगी तो अंदर घुसेगी। ऐसे कई जगह तूफान देखे गए, अमेरिका में भयंकर तूफान आते हैं इस तरह। समझ बात है, जो लहरें ना अंदर जाती हैं तो वे भी बाढ़ का कारण बनती है। दूसरा मैंने कहा देखो, तूफान की लहरें, बादलों का फटना, ये सबसे बड़ा खतरनाक कारण है, बादलों का फटना। ये सब कैसे कारण है, पता कौन से कारण है, ये प्राकृतिक कारण है। कुछ मानव निर्मित संरचनाएं भी हैं, जैसे मानव निर्मित संरचनाओं की विफलता। मानव ने क्या बनाए, बांध बनाए, बांध पड़ गया कमजोर, बांध बनाया उन्होंने भूकंप जोन पर, भूकंप वहीं आना था, भूकंप का केंद्र वहीं था, बांध टूट गया, टेरी बांध टूट कर फिर पानी आ गया, बाढ़ आ गई, पूरा दिल्ली तबाह हो गया। ऐसे वजह तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यही भाई भविष्यवाणी सच हो जाए, जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सके यहाँ से। वनों का उन्मूलन, जहाँ वन लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे ना, तो मनुष्य ने उसको काटना स्टार्ट कर दिया। मैंने लिखवाया तो मानव निर्मित संरचनाओं की विफलता, मानव के द्वारा जो संरचनाएं थी उन्होंने विफल रहा हो। पेड़ लगाए थे, अब पेड़ को काटना भी स्टार्ट कर दिया। पेड़ को जब काटना स्टार्ट कर दिया, पेड़ की खास बात हो, उसकी जो जड़ें हो ना, मिट्टी को पकड़ते रखती है। जब मिट्टी को पकड़े रखती है ना, तो फिर जब जमी रहती है मिट्टी, वहाँ तो मिट्टी बने स्थान तक थक जाएगी, और साइड में नदी बह रही थी, नदी बह रही थी, टूट के इस रास्ते में चली जाएगी, और फिर बाढ़ का कारण बनी जाएगी। ऐसे समझ में आई बात है। तो वनों का उन्मूलन हो रहा है, वन समाप्त हो रहे धीरे। उसके बाद क्या हो, नगरीकरण या शहरीकरण तेजी के साथ पनप रहा। अब देखो, अपने ही देखना स्टार्ट कर दो तुम, जहाँ किसी जमाने में हाँ, अगर हम इधर इस रास्ते को जाते थे ना, तो ये समझ जाओ वहाँ ना रास्ते पे जाते हुए डर लगा था, इतने पेड़ हुआ करते थे। सही बात यह, गलियों का नाम भी खौफनाक गली रख रखा था, बाग थे ना, सब समाप्त हो चुके। हमारे सारा एरिया ना ये भी अर्बनाइजेशन में बदल रहा धीरे धीरे। अब मैं जैसे मैं नदी की तरफ जाता हूँ इधर साइड में, तो नदी इधर साइड में नदी जा रही, और इसके बराबर में ना घर तेजी के साथ बनते चले जा रहे हैं। अब वो नदी के रास्ते में इन्होंने घर बनाए। अब जब नदी अपना रूप धारण करेगी तो फिर क्या करेगी, उन्हें अपनी चपेट में ले लेगी। फिर लोग क्या कहेंगे, हाँ बाढ़ आई, नहीं तुम बाढ़ नहीं आई, ये घर उसके रास्ते में आए हुए, गलत बात है, घर उसके रास्ते में आए हैं। तो नदियों के रास्ते में घर बनाए ना, बेवकूफ पागलपंती नहीं कराई इन्होंने, उसकी बराबर में इन्हें घर बनाना था। समझ, तो नगरीकरण तेजी के साथ पनप रहा। जब नगरीकरण तेजी के साथ बढ़ेगा ना, तो ये समझ जाओ जैसे ही शहरीकरण तेजी के साथ बढ़ेगा, तो वो भी एक बाढ़ का कारण खुद ही बन जाएगा। लेकिन जो मानव निर्मित कारण होगा, तो वो खुद ही पहचानना हो कौन सा मानव निर्मित कारण होगा और कौन सा प्राकृतिक कारण होगा। तो बाढ़ के 2 कारण होंगे। तीसरे नंबर पर जब अगली हेडिंग आई है हमारी बाढ़ का कारण, तो पहले नंबर पर तुम बाढ़ की यही परिभाषा लिख सको, यह सबसे आसान परिभाषा इस जब नदी का पानी अपने किनारों को पार करके आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, इसे बाढ़ कहते हैं। जब नदी आ रही, नदी के अंदर क्या पानी अपने किनारों को आर पार करके आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। नदी का पानी अपने किनारों को आसपास पार करके आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, आर पार करके फैल जाता है, इसे क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। अब बाढ़ के कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसी तरह लिखना, तुम्हें बेहतरीन नंबर मिलेंगे। बाढ़ के जब भी कारण पूछा जाए तुमसे, तो 3 भागों में बांट लेंगे। एक तो मौसम विज्ञान संबंधी कारक, मौसम विज्ञान संबंधी कारक आया समझ में, मौसम विज्ञान संबंधी कारक, इसका मतलब इसका विज्ञान भी इसकी जानकारी दे सकता, भले विफल हो जाए। दूसरे नंबर पर भू आकृति विज्ञान कारक, ऐसे करके लिखोगे, ऐसे सोचते बहुत बढ़िया करके पढ़ रखा था। अब ये नहीं पता, 3 ही लाइन याद है, उसके अलावा कुछ नहीं याद है। ऐसे समझ में, ऐसे नाम लिख, नहीं तो छोटे छोटे कारण तो सब लिख, बांध टूटने, बांध बनाना, भूकंप, ऐसे कारक नहीं। तुम इस तरह का करके साइंटिफिक लैंग्वेज लिखोगे ना कि बाढ़ के क्या कारण हो, तो पहला कारक
बाढ़ के कारण क्या है, तो उसमें पहला कारण है कि मौसम विज्ञान संबंधी कारण, और उसमें ऐसे ही लिखोगे बिल्कुल कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो। अब मैंने तुम्हें जब क्या बताया था, मैंने कहा था यहाँ ना उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो और ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो भारत के अंदर बड़ी मात्रा में तहलका मचाते हैं, 400-500 किलोमीटर तक अंदर घुस जाते हैं। इतने खतरनाक हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जानकारी पहले नहीं मिल जाती है मौसम विज्ञान के द्वारा। बादल फट सकते हैं, इस बात की भी आशंका जताई जाती है, कहीं फट सकते हैं बादल, इस बात की भी जानकारी ये देते हैं। भारी वर्षा, और भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ का कारण है वो भारी वर्षा। पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा वो हो रही है ना, बाढ़ आ रही, तो उसका कारण भारी वर्षा हो। जहां भारी मात्रा में वर्षा होगी वहीं बाढ़ आ जाएगी। तो भारत में एकमात्र कारण है भारी वर्षा का होना। भारत में जितनी भी जगह बाढ़ आ रही है ना, ये समझ जाओ उसमें भारी वर्षा का सबसे ज्यादा योगदान है। इतनी बात बता दो समझ में आएंगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और बादलों का फटना और भारी वर्षा, ये मौसम विज्ञान संबंधी कारक है। समझ में बात, या इनकी वजह से तो बाढ़ आती है। जब चक्रवात आता है तब बाढ़ आ गई, कहीं बादल फट गए। 16 जून 2013 भूल गए, मेरे सामने की बात है, केदारनाथ में बादल नहीं फटे थे यहाँ से, और फटे नहीं बादल। रुद्रप्रयाग के अंदर जो बादल फट गए थे, अलकनंदा और भागीरथी के अंदर जलस्तर बढ़ गया था। उनकी सहायक नदियों में जैसे जलस्तर बढ़ गया, आसपास के सब क्षेत्र जलमग्न हो चुके, और फिर इसी स्थिति को तो हम बाढ़ कहते हैं। समझ में बात है। दूसरे नंबर पर चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूल गए। अम्फान नाम का जो चक्रवात था, मैंने बताते हैं 1999 के आसपास उड़ीसा के तट पर जो चक्रवात टकराया था, उसने कितनी भीषण तबाही मचाई थी, वो सबको पता है, यहाँ के लोग जानते हैं, इनसे पूछ लो जाएगा। भू आकृति विज्ञान के कारक कौन कौन से? अब नदी का विस्तृत देख, भू आकृति विज्ञान के कारक, भू आकृति यानी पृथ्वी की आकृति कैसी, विज्ञान के कारक, तो नदी का विस्तृत अपवाहक क्षेत्र। जो नदी है ना, उसका अपवाहक क्षेत्र निश्चित नहीं है। आज वह इधर बह रही, कल को इधर बहेगी, आज वह इधर बह रही, कल को इधर बहेगी। अपना रास्ता बदलने के लिए विख्यात हो, कुछ नदियां ऐसी हो, आज उसका रास्ता फिक्स नहीं है। अगले साल, पिछले साल तो वह वर्षा के दिनों में इधर बह रही थी, अगले साल इधर बहेगी वह। पिछले इधर के लोग प्रभावित थे, ये वाला जिला प्रभावित हुआ था, अब जिला जैसे कोसी नदी होगी, बिहार की जो कोसी नदी ऐसी नहीं है बिल्कुल वह, ठीक है नहीं। तो उसका ना नदी का विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत अपवाहक क्षेत्र, इसका मतलब उसका जो क्षेत्र अपवाहक क्षेत्र वो बहुत बड़ा क्षेत्र, इधर भी बह सकती है, इधर भी, दिशा फिक्स नहीं है उसकी। समझ में आया बात। यह दूसरे नंबर पर नदी के मार्ग का हल्का और निम्न ढाल। नदी के मार्ग का हल्का और निम्न ढाल, नदी का मार्ग का पता क्या है, जो रास्ता उसका ढाल ही बहुत निम्न, ढाल तेज नहीं है उसका। अगर ढाल निम्न होगा ना तो उससे दिक्कत पता क्या हो, दिक्कत ये हो, ऊपर से मिट्टी जो गाद काट कर लाया जा ना, वो निम्न ढाल वाले क्षेत्र में बिछा दिया जा, और जैसे वो सामने हट जाएगा तो नदी फिर इधर को अपना रास्ता बदल देगी। मिट्टी पत्थर काट कर लाया, अब फिर पानी आ रहा था, टकरा रहा था ऐसे, तो पानी तो सीधा जाना चाहिए था, यहाँ ढाल होगा निम्न तो पानी ऐसे निकल लगा और ऐसे निकल लगा, और ये वाला क्षेत्र बच जाएगा, इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। हो सकता हो अगले साल पत्थर यहाँ गिरा तो क्या करेगा, पानी फिर इधर निकल लगा, फिर इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। ये समस्या हो, समझ में आई बात है। तो क्यों मुस्कुरा रही? अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर तो नदी का मार्ग हल्का और निम्न ढाल वाला होने के कारण भी बाढ़ आती है। दूसरे नंबर पर अब मैंने बताया अपर्याप्त अपवाहक क्षेत्र। अपर्याप्त का मतलब पर्याप्ति नहीं है, पर्याप्त का क्या मतलब हो, इसका मतलब अपवाहक क्षेत्र फिक्स नहीं है कि नदी का कुछ नदियां ऐसी हो किसी को पता ही नहीं कहाँ बहेगी। कुछ नदियां यहाँ बह रही थी फिर कहीं और बहना स्टार्ट कर दी, निर्भर करते। जैसे जोधपुर में 2006 में बादल फट गया। जोधपुर ने नाम सुना तुमने? जोधपुर में ना 2006 में बादल फट चुका। अब बादल फट चुका तो वहाँ जो अपवाहक क्षेत्र था ना नदी का, किसी को पता ही नहीं था यहाँ बादल फटेगा। आसपास की नदियाँ थी और धीरे धीरे भीषण तबाही मची। बाड़मेर हुआ, जोधपुर हुआ, सारे के सारे। राजस्थान में बारिश पड़ना सोच सको तुम, राजस्थान के लोगों की बल्ले बल्ले होगी, बल्ले बल्ले नहीं रेत में धस गए सारे के सारे में, कारें भी रेत के अंदर से निकल ली खोद का। समझ में बात है, इतनी खतरनाक भीषण तबाही मची 2006 में। इस तरह करके तुम उदाहरण दे सको। 2006 में जोधपुर में बादल का फटना, राजस्थान के जोधपुर में। समझ में आई बात है। उसके बाद मानव संबंधी कारक, तो 3 कारक बताए, मौसम विज्ञान संबंधी कारक, भू आकृतिक विज्ञान कारक, मानव संबंधी कारक। अब मानव संबंधी कारक तो तुम समझ सको, पेड़ कौन काट रहा, तुम काट रहे, हम काट रहे, हम ही तो काट रहे पेड़। ये पेड़ काट रहे, जैसे नदी के बराबर में पेड़ लगा हुआ था, इन्होंने काट कर अपने घर ले आए, अब बड़े खुश हो रहे। आए समझ में? इनकी मुस्कानी भी जब टाइप की, पेड़ काट के ले, झाड़ी काट के लेकर आ रहे नदी के बराबर में, लकड़ी काट के लेकर आ रहे। सही बात है। समझे कितने गड्ढी लगाए? मैंने तो 4 गड्ढी कर ली। अच्छा तेने कितनी कर ली? 8 गड्ढी कर ली, और नदी के बराबर में तो काट रहे हैं बेवकूफ कहीं के। और नदी को इतनी तमीज है कि अगली बार बाढ़ आएगी कम से कम मिट्टी का कटाव तो नहीं होने का। अब इन्होंने पेड़ काट दिया, वहां से पेड़ काट के अपने घर में भर लिया इन्होंने। आया समझ में? ठीक, ये मांगे राम ये भी ऐसे ही थे। इन्होंने क्या करा, नदी फाड़ के अपने घर में, ईंट भी फाड़ के नदी के बराबर में अपने घर में रख, तो बाढ़ आ गई नहीं। तो यहाँ ये भी लकड़ी काटने जाते थे, बिल्कुल नदी के बराबर में लकड़ी काटती। तो जो पेड़ काटता है ना, उस तो मिट्टी का जो कटाव था ना, वो कंप्लीट तरीके से ना, वो जो कटाव था वो होना स्टार्ट होगा। क्योंकि मिट्टी की जो पेड़ की जड़ें हो ना, वो मिट्टी को जमा कर रखा।
अब पेड़ ही काट दिया, ना तो जड़ रही, ना रहा बांस, ना बजेगी बांसुरी, फिर दिक्कत ही कहाँ थी। तो वनों का उन्मूलन हुआ, वन क्षेत्र, चारागाह, इनका अतिक्रमण हुआ। किसका? वनों का उन्मूलन, वन क्षेत्र हुआ। और चारागाह, वन क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र था। चारागाह का जो अतिक्रमण हुआ, चारागाह का क्या मतलब हो? चारागाह का ये मतलब हो उसमें घास पड़ी हो, वो घास भी मिट्टी में पकड़ बना कर रख, वो चारागाह ही समाप्त कर दिया, उसे वहां उसे खोद घाद उन्होंने कुछ और बना दिया, खेती में जमीन बना दी। चारागाह था ना, चारागाह होना चाहिए था, उसमें मिट्टी में पकड़ रहती है। समझ में आया बात? या उसके बाद नगरीकरण, एक बहुत बड़ी समस्या, शहरीकरण। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक जरा नदी बह रही है यहाँ से, यहाँ जाओ साइड में सिडकुल में, सिडकुल पूरा का पूरा नदी में बसा हुआ हो। समझ में बात? क्या मेरे सामने की बात है, 16 जून 2013 में ना बाढ़ आई थी, तो पंचजली में ना इतना इतना रेता था, इतना रेता, 4-4 फुट। पंचजली में जहाँ बैठ कर हम जलेबी खाओ। समझ बात है? पूरी पंचजली नदी के रास्ते बनाई गई, ठीक है नहीं? पूरी पंचजली नदी के रास्ते बनाई गई। ये हुआ नगरीकरण। और नगरीकरण जैसे हुआ तो फिर पानी को अपना रास्ता नहीं मिलने का। पूरी दिल्ली के अंदर ना जगह जगह जो पुरानी दिल्ली हुआ, पुरानी दिल्ली के अंदर वो पहले यमुना का रास्ता हुआ करता था। जो दिल्ली ना वो यमुना का रास्ता हुआ करता था पहले, और इन्होंने पुरानी दिल्ली वहाँ अर्बनाइजेशन कर दिया, शहरीकरण को बढ़ावा दिया। और जैसे शहरीकरण को बढ़ावा देंगे तो फिर वो जो नदी ना वो कभी ना कभी तो अपना रूप धारण करेगी, और जिस दिन भी अपना रूप धारण करा यमुना ना इस मंजर से अपनी चपेट में ले लेगी वह आराम से। यमुनोत्री गले से तमीज तो नहीं पिघल रहा है, मैं तो चाहूँ तमीज से पिघल। जैसे ये यमुनोत्री गले से तेजी के साथ पिघलेगा तो फिर वहाँ तो नदी का जलस्तर बढ़ेगा और यमुना में पानी आएगा, यमुना का पानी साफ तो होगा, दिल्ली वालों को उड़ा ले जाएगी वह पूरी पुरानी दिल्ली को। अब बनाया भी तो इन्होंने क्या है, वहाँ मौसम पूर्वानुमान केंद्र बनाया इन्होंने वहाँ से। हाँ वहीं से बिल्कुल, यमुना नदी बह रही है वहीं से, वो मौसम पूर्वानुमान केंद्र बनाया। ऐसे ऐसे जगह जगह बनाए देश के अंदर इन्होंने। सबसे पहला मौसम पूर्वानुमान केंद्र पुरानी दिल्ली में बनाया ना, जान पूछ कर। समझ में आई बात है? इन्हें नहीं पता भाई, तुम जहाँ पूर्वानुमान केंद्र बना रहे हो मौसम का पूर्वानुमान लगाएंगे, बाढ़ आगे नहीं है, नदी के रास्ते में ऑफिस बनाएगा। ऐसे ऐसी महान मूर्तियां हमारे यहाँ से, सोचने वाली बात है नहीं? कितना तरारे। तो फिर तो दिक्कत खड़ी होगी। नदी के तल में घरों का निर्माण 2005 में मुंबई में इतनी भयंकर बाढ़ आई थी। कारण क्या था? नदी के रास्ते में घर बना रखे थे 2005 में। ठीक, फिर जो नदी ने अपना रास्ता तलाशा, फिर सबको ऊपर नीचे पेट में ले लिया। ऐसा देश के अंदर कई जगह कई कोनों में हो चुका इस तरह। सही बात क्या? क्योंकि देश के ना कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो इस घटना तक अचूक नहीं हुए भी। मैंने कहा कहीं जगह बाढ़ आ चुकी, 2006 में मैंने कहा जोधपुर में बादल फट गए। तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं ना भारत के अंदर जगह जगह जन्म देती रहती है। ये बाढ़ के कारण है। मौसम विज्ञान संबंधी कारक तुम लिखोगे ना तो तुम्हारे क्वेश्चन को उत्तर पर ज्यादा नंबर मिलेंगे दूसरों के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि तुमने ना साइंटिफिक डाटा लिखा, बिल्कुल समझ बात। या कर्म भाई से लिखा, तुमने होच पोच की स्थिति उत्पन्न करी, कारण को देख के पहचान लगाओ। समझ में बात? या भारत पूरी दुनिया में ना 2 बिलियन लोग 2001 से लेकर 2017 तक लगभग 2 बिलियन लोग अपने घर से बेघर हो चुके। बाढ़ के कारण बहुआयामी समस्याएं उत्पन्न हो, एक आयामी समस्या नहीं उत्पन्न होती, बहुआयामी समस्याएं उत्पन्न हो रही, तरह तरह की। लोग विस्थापन कर जाते हैं। समझ में आई बात? या अपना कल्चर खो देते हैं लोग बाढ़ के कारण। केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी ना उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड तो बाढ़ के लिए फेमस है। उत्तराखंड के अंदर 2 लाख 2.5 लाख लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़ा, समझ ही बात? या वास्तविक आंकड़ा किसी के पास ही नहीं है। ठीक, कितने लोग मारे गए थे। बाढ़ प्रवण क्षेत्र, अब देखेंगे भारत के अंदर बाढ़ प्रवण क्षेत्र कहाँ, बाढ़ कहाँ आती है, फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल करके जानेंगे। और तो तुम्हें लिखना ही होगा। भारत के ना कुल क्षेत्र के अंदर, भारत का अगर जो कुल क्षेत्र अगर वो 350 मिली हेक्टेयर, अगर 350 हेक्टेयर छोड़ दो तुम, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसके लगभग 12% हिस्से पर बाढ़ से प्रभावित है। सोच सको तुम, वहां हर साल बाढ़ आनी आनी तय है वो। यानी भारत के अंदर जितना भी कुल क्षेत्रफल है ना उसमें से 12% हिस्से पर बाढ़ आनी। और बताओ जहां बाढ़ आ गई हो तो सब कुछ तबाह हो चुका होगा। अब सोच लो तुम्हारे भी जानने वाले कुछ रिश्तेदार होंगे, और तुम वहाँ जानने वाले होंगे, कोई यूपी के होंगे, कोई उत्तराखंड के होंगे, उनके यहाँ जरूर नदी आती होगी। और जब नदी आवा ना तो उफान के साथ आवा, तेजी के साथ। किस किस के रिश्तेदार आते जो नदी के घरों में रास्ते में? सुना किसी का? कौन सी नदी? कोसी नदी। हमारी मौसी के यहाँ भी वहां से सोलानी नदी है वो। हाँ, समझ में आया नहीं बात? यार ऐसे करके जो नदी, तो इस तरह करके ना पूरे भारत के अंदर ना लगभग 12% क्षेत्र, पूरे भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 12% क्षेत्र ऐसा जो बाढ़ से प्रभावित है।
अब सोच सको कितनी बड़ी जनसंख्या है, वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ हर साल बाढ़ आनी, हर साल सब कुछ ना कुछ तबाह होना। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ भारत के अंदर में बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन से, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन से। हमारे यहाँ समस्या भी तो आई है, ये ना बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन से, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है उसमें कभी नहीं बताए गए हैं। उसकी सबसे बड़ी कमी और खामी आई है, वो चिन्हित नहीं करता कि कौन सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम ये प्राधिकरण वो चिन्हित नहीं करता, संकेत नहीं बताता ही नहीं ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। फिर हम योजना भी कैसे बनाओ। हमारी यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उसके समक्ष चुनौतियां क्या है, वो खुद ही चुनौती, वो खुद ही चुनौती मगर इसके समक्ष क्या चुनौती है। गंगा नदी बेसिन पहला नंबर पर, गंगा नदी बेसिन, गंगा नदी जा रही आसपास तो कुछ नदियां ऐसी जो दाएं भाग से आगे मिलेगी, कुछ नदियां ऐसी जो बाएं भाग से आगे मिलेगी, दाएं भाग से बाएं भाग से ऐसा करके। ऐसे तो मुख्य नदी जा रही गंगा नदी, गोमुख ग्लेशियर से निकलते हुए चली गंगा नदी 25 किलोमीटर के आसपास लंबाई, 25 के आसपास। कुछ नदियां ऐसी जो मतलब हिमालय से आगे मिलेगी, कुछ ऐसी जो इधर से जाके मिलेगी। नदियों का नाम तुम बताइए, गंगा नदी है साइड से, या गोमती, गोमती के बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, गोमती, घाघरा, गंडक। मैं तुम्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तुम्हें गंगा बेसिन समझा रहा हूं। ये गंगा बेसिन है, गंगा बेसिन गंगा का थाला है, इसमें सारी नदियां हैं। गंगा का थाला ऐसे बना, गंगा नदी ऐसे चलेगी, गंगा नदी ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे जा रही है, ये गंगा का थाला ऐसे ऐसे करके यहाँ साइड से ऐसे नदियां बहेगी, ऐसे करके सभी नदियां बहेगी और ऐसे चलेगी नदियां सारी। चलेगी नहीं चलेगी। अब ये बताओ ये नीचे कौन सी नदी है, चंबल नदी। जहां जहां मैंने रेड कलर का चिन्ह बनाया है ना, ये समझ जाओ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो। जो गंगा नदी बेसिन है ना, गंगा नदी बेसिन के अंदर भी बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है। ऊपर तो कोसी नदी आती है बिहार के अंदर, तो बिहार को होते हुए जिसम बिहार का शोक कहते हैं। समझ बात यार, सच में ही बड़ी तबाही मचा चुकी है कोसी नदी। तुम्हें घटना बताता हूं, समझ में आया बात है। तो जो कोसी नदी बिहार का शोक कहते हैं, गंगा की सहायक नदी है, गंगा माँ का मिल जाती है बात बजाकर। समझ बात है, बिहार से आती है तो नहीं, यहाँ बिहार पड़े साइड से। तो जहां जहां ये रेड कलर के चिन्ह बनाए गए ना, ये चंबल, चंबल में मध्य प्रदेश में बाढ़ आती है। लेकिन वो आती है पता कब, जब वर्षा का मौसम हो। वर्षा का मौसम हो, वर्षा के मौसम में क्या होता, भारी वर्षा हो जाती है। और जब भारी वर्षा हो जाती है तो जो पानी है जल स्तर बढ़ जाता और बाहर निकल जाता, आसपास इलाकों में रहने वाले लोग, उनके घर में पानी घुस जाता। ऐसे वजह इतना खतरनाक। वहाँ वो हमारी वहाँ मौसी बता रही थी कि उनके यहाँ ना जो हो वो बर्तन लेके ऊपर चले जाते थे जब नदी आती थी। सोलानी नदी बता रहा हूँ, सोलानी नदी आती थी, उनके घरों को सारे के सारे लोग अपनी छत पर चढ़ जाते थे। उनका पूरा घर में बर्बाद हो जाया करता था बर्तन, ताकि बर्तन बचे रहा। आटा उट्टा उठा के छत पर चढ़ जाते थे, बाकी सब समेट ले जाती थी। घर में इतना रेता घुस जाता था। अब सोच लो वहाँ कितनी कितनी कठिनाई होती है वहाँ रहने वाले लोगों को। चलो ये तो कुछ भी नहीं है। जो असम है ना, असम, उसका तो सबसे बुरा हाल है। पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बाढ़ यहीं आ रही है, असम के अंदर ही। अभी हो ना गंगा जो बेसिन है, गंगा नदी बेसिन है, गंगा नदी बेसिन देखो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसे भी समझ लो। गंगा नदी बेसिन कहाँ, इसमें कहाँ कहाँ बाढ़ आती है। नंबर फर्स्ट गंगा नदी बेसिन। चंबल भी गंगा नदी बेसिन के अंदर काउंट होगा। चंबल हुआ, चंबल के अंदर मध्य प्रदेश, चंबल नदी मध्य प्रदेश के अंतर्गत बाढ़ आ गई। यमुना नदी में भी कभी कभी बाढ़ का नजारा देखा गया। अब तो यमुना नदी के अंदर बाढ़ नहीं आती। समझ बात है। दूसरे नंबर पर क्या है, ये गंगा नदी। गंगा नदी के अंदर ना ये जो गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें कुछ नदी आपस में जाकर मिल जाती है। जैसे यहाँ देखा तुमने रुड़की का क्षेत्र, लक्सर, ये वाला क्षेत्र, आसपास का खादर क्षेत्र, वहाँ भी कभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहा हुआ। ये भी जो हमारे यहाँ शेरद्वार के आसपास का जो क्षेत्र है, ये भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहा हुआ है। तो ये वही से क्षेत्र है साइड का। तो ये नीचा ये देखो जहाँ रेड कलर की लकीर बनाई गई ना, वहाँ कभी कभी बाढ़ देखी गई, बाढ़ के नजारे देखे गए। वहाँ पानी एक सीमा से ऊपर उतर चुका। ठीक है। उसके बाद ये गोमती, घाघरा, गंडक, इन नदियों में बाढ़ के नजारे देखे जाते हैं कभी कभी। ये गंगा नदी बेसिन है ना, इसमें भी बाढ़ के नजारे देखे जाते हैं। ऐसा क्यों हो, क्योंकि ना वर्षा के मौसम में, जब ना वर्षा के मौसम में क्या हो, जो मानसून हो वो अत्यधिक प्रभावी हो जाए। मानसून ज्यादा एक्टिव हो जाए ना, तो पानी ज्यादा मात्रा में पड़ेगा। जब ज्यादा मात्रा में पड़ेगा तो पानी बाहर निकलेगा तो फिर बाढ़ आ गई। समझ गए। दूसरे नंबर का कारक ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये ब्रह्मपुत्र बेसिन नहीं हो रहा, ये ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से निकल ली, तिब्बत से निकलते हुए भारत में प्रवेश कर जाती है। असम में कोई एक राज्य पड़ता है असम। असम यहाँ से करके ऐसे फैला हुआ चारों तरफ तक असम। समझ बात या असम जो ब्रह्मपुत्र नदी ना, ब्रह्मपुत्र नदी पूरी असम के बीच में गो आती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ना लगभग सबसे पहले जो मानसून हो ना, बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून, इसी भाग में जाकर टकरागा।
इसी भाग में जाकर टकराएगा, लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा करेगा, 200 सेंटीमीटर के आसपास। तो कुछ तो वहां पानी आ ही रहा था पहले से। गर्मियों में ग्लेशियर, वहां के ग्लेशियर और तेजी के साथ पिघलने स्टार्ट हो जा गर्मियों में, जैसे पिघलेंगे गर्मियों में तो पिघलने स्टार्ट हो जाए, कुछ तो जल स्तर बढ़ी रहा, कुछ क्या हो, इन तो मानसून ज्यादा एक्टिव हो जा, मानसून समय से पहले आ जा, वहां समय से पहले मानसून आ जा। समय से पहले जब मानसून आ जाएगा, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, मानसून यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ जैसे यहाँ मानसून पहुंचेगा टकराएगा, भयंकर मात्रा में वर्षा करेगा हर साल। इसी के बीच में माजुली द्वीप पड़। दिक्कत यह भी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी ना उसकी तलछट में पाया जाए असम, इसलिए असम प्रभावित है। क्यों? उसका प्राकृतिक कारण भी है, उसकी जलवायु भी, उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी, क्योंकि ऊपर से तो पूरे तेजी के साथ ढाल आ रहा था, यहाँ इसका ढाल निम्न हो जा, जैसे इसका ढाल निम्न हो जाएगा तो ऊपर तो जो मिट्टी गाद काट कर लेके आ गई नदी, इसी रास्ते में लाकर छोड़ देगी उसे, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े गाद, ऐसे कंकड़ पत्थर बड़े बड़े उसे लाकर छोड़ देगी इसमें, तो फिर वो अपना रास्ता इधर बदलेगी। कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई ना 5.5 किलोमीटर तक, जैसे यहाँ से लेके जाओगे ना भादराबाद पार कर जाओगे जबलपुर तक, इतनी चौड़ी लंबी नदी है, चौड़ी है, लंबाई नहीं चौड़ाई है इसकी इतनी नदी की, सोच लो। और कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर भी देखी गई, इसकी 10 किलोमीटर भी इसकी चौड़ाई देखी गई। अब सोच लो कितने लोगों को समेट के लेके चलती होगी यार, समझ नहीं बात। इसका कटाव तेजी के साथ भी हो रहा। दूसरा क्या है, यहाँ के आसपास जो जनसंख्या ना वह भी तेजी के साथ पैर पसार रही। पूछेगा तुमसे असम में बाढ़ के क्या कारण है, ये सारे कारण लिखोगे तुम कि एक तो वहां जनसंख्या भी बढ़ रही, दूसरा क्या है नदी का कटाव तेजी के साथ हो रहा, तीसरा क्या है वहां जो वनों का उन्मूलन हो रहा तेजी के साथ, वृक्षारोपण को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा वहां से, समझ ये बात। यार दूसरी का खास बात क्या है, लोग जागरूक ही नहीं है, अगले साल फिर बस गए वहीं जाकर, इस साल नहीं आने की, समझ नहीं, लोग जागरूक भी नहीं है। तीसरी से बड़ी खास बात यह कि यहाँ का नहीं है, जो हमारे यहाँ ना जो मौसम विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो मौसम विज्ञान के मौसम की जानकारी देते हैं, मौसम पूर्वानुमान केंद्र बनाए गए, वे सटीक जानकारी भी नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा बाढ़ आ गई 7 तारीख को बताया उसने, इस महीने में बाढ़ आ गई, बाढ़ आई नहीं, 2 महीने बाद लोगों ने वहां रहना स्टार्ट कर दिया, 3 महीने बाद बाढ़ आ रही, इनकी पूर्वानुमान ही गलत हो रहे, समझ में आई बात यार। तो इनकी भी गलती क्या है बेचारों की, ठीक। और क्या बाढ़ के कारण क्या है, और बाढ़ के क्या कारण है, असम में बाढ़ के क्या कारण है, मैं असम को जिक्र कर रहा हूं असम का, जब भी असम के बारे में आ जाए तो इस तरह सब चीजें लिखनी तुम्हें। दूसरी से बड़ी खास बात क्या है, मैंने कई सारे कारक बता दिए तुम्हें, जनसंख्या वृद्धि, और दूसरा तेजी के साथ यहाँ अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है यहाँ, क्योंकि हर गांव चाहता हो आदर्श गांव बन जा। अब जो गांव तुम पढ़ोगे ना, जब तुम्हें सोसाइटी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, हर गांव की पहचान हो, वो ना अपने आप को विकसित करना चाहता गांव धीरे धीरे। अब किसी गांव को कहा आदर्श गांव, दौलतपुर उत्तराखंड के अंदर आदर्श गांव है, हम आदर्श गांव बना रहे, ये धीरे धीरे आदर्श गांव कब नगर निगम में बदल चुका होगा इसे भी नहीं पता, और ये अगर नगर निगम कब शहरी में परिवर्तित होगा इसे भी नहीं पता, क्योंकि वो अपना वृद्धि करना चाहता है। जैसे कोई इंसान अपने आप में वृद्धि करना चाहता है, ऐसे कोई गांव अपने आप में वृद्धि करना चाहता है, ये गांव भी अपने आप में वृद्धि करना चाहता है, और हमें भी नहीं पता हमारा रहन सहन कल्चर सब हमारे बच्चों तक का वो कैसे शहर में परिवर्तित हो चुका होगा, हमें खुद भी नहीं पता हम गांव से कब इस तरह शहर में परिवर्तित होंगे। तो इस तरह यहाँ शहरीकरण तेजी के साथ बढ़ रहा है, और जब शहरीकरण बढ़ेगा तो शहर में क्या हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, बड़ी बड़ी कारें हों, आए समझ में, लोग सुंदर सुंदर लोग हो, दिल उनके खोखले हों, यही तो हो, क्या हो शहरों में, यही तो हो, ठीक। अब गांव में हो क्या है, गांव में क्या था, गांव में लोगों के पास थी गरीबी, दुख, कुछ और था ही क्या, हमारे गरीब लोगों के पास हुआ क्या करता था, ये दुख ही तो हुआ करता था। और अमीर लोगों ने वो भी ले लिया, जो अमीर लोगों उन्होंने ये भी ले लिया, ऐसे अब दुखी कार में तो बैठे, महल में तो बैठे। जब मैं तो बात करता हूँ, मैंने कहा भाई यार तू बड़े अजीब आदमी तुम, मैंने कहा हम गरीब लोगों के पास कुछ था क्या, नहीं था। मैंने कहा हम गरीब लोगों के पास दुख था, कब तुमने वो भी ले लिया, कुछ तो छोटा ही ना, तुमने हमारा दुख भी ले लिया, सब कुछ तो लूट लिया उन्होंने हमारा। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं, तो नगरीकरण समझ में आया, तो नगरीकरण तेजी के साथ धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा, और जब नगरीकरण तेजी के साथ अपने पैर पसारेगा तुम आसपास भी दे सकते हो, कॉलोनी कटरी साइड में, इसी कॉलोनी जहां गैस प्लांट लग रहा था, वो गैस प्लांट, यहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनियां कट गई, मैं देखता हूँ आज सब जगह, इन्हें भगाने का मन करता है यहाँ तो भागो, यहाँ तो तुम क्या कर रहे हो, तुम घर के बराबर में हमारे कॉलोनी काट कर खड़े होंगे, घर के बराबर में कॉलोनी काट कर खड़े होंगे, सही बात यार। इतना बड़ा बाग हुआ करता था, मैं उस पर खेला करता था, पेड़ों पर जाकर सही कई डंडा खेल रहे हैं वहां जाकर, वो बागों की छाएं छीन ली, हमारे यहाँ पारो वाला बाग फेमस था, वो सब काट दिया। नगरीकरण इतनी तेजी के साथ पैर पसार रहा, तो क्या हुआ, जो है तो नहर के पास ही, नदी के पास ही था ना, तो इससे क्या मिट्टी कटाव हो ना, अब क्या होगा, मिट्टी कटा होना बंद हो जाएगा। नदी पे कुछ दिन बाद पता क्या, जब यहाँ पानी पड़ेगा ना, वो पानी ना सब चीज तो पक्की हो चुकी, पानी जमीन के अंदर चला जाता था,
और जमीन तो पक्की कर दी उन्होंने, अब पानी कहाँ जाएगा, फिर पानी यहीं भरेगा रास्ते में ही। देखा नहीं रास्ते में जब बारिश हो जाएगी किस तरह पानी भरा, देखा नहीं, तो फिर बनाओ नगरीकरण। पहले भी देखा 10 साल पहले पानी भरता हुआ, क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो धरती में समा जाता ना, ग्राउंड वाटर नीचे समा जाता पहले, तो भूजल अंदर चला जाता मिट्टी के। गांव में नहीं समस्या हो करती, इस तरह पता लगा हमारा गांव गांव नहीं अब शहर बन चुका। समझ में आई बात है, हमारा गांव गांव नहीं अब क्या बन चुका, शहर बन चुका। तुम शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे, अब शहरीकरण के कुछ फायदा हो कुछ नुकसान हो, बताओ शहरीकरण का। यह बात हम पढ़ेंगे सही सब चीजें से, सब सिलेबस हो। तो शहरीकरण तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसका भी एक कारण ये भी है बाढ़ का। दूसरा क्या है, लोग यहाँ के जागरूक भी नहीं है असम के लोग। दूसरे असम के लोग ना कल्चर को ज्यादा मानते हो, इनका खुद का ही मानना है कि कुछ लोग सांस्कृतिक कारण भी है कुछ उसके। सांस्कृतिक कारण क्या है इसके, बाढ़ आने के। इस साल यहाँ दीवे जलाओगे, लगातार दीवे जलाओगे, करम वाइज दीवे जलाते हैं, करम वाइज नीचे से लेकर ऊपर तक सारे के सारे लाइन वाइज दीवे जलाते हैं। और वे दीवे जला ही रहे थे और तो पल्ली तक तो नदी भी आली। सांस्कृतिक कारक दीवे बुझ गए, भागना पड़ा उन्हें। कल्चर पे बहुत, संस्कृति बहुत विश्वास करते हैं यहाँ के लोग। सही बात यार, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र माता बना दिया उन्होंने, कि नाराज हो जाएगी। समझ की बात यार, ठीक। चलो, तो बहुत सारे कारण है कि समय बाढ़ आने के, बहुत सारे कारण, बहुत सारे कारण, अनेक कारण। असम पर पक्का सवाल पूछेगा 100%। और वो अधिनियम जो मैंने तुम्हें बताया ना, वो मैं कल को पढ़ाऊंगा तभी से। तो मैंने 2 कारण बताया, एक तो गंगा नदी बेसिन, एक ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। एक गंगा नदी बेसिन, पूछे भारत के अंदर बाढ़ कहाँ कहाँ आती है ना, एक तो गंगा नदी बेसिन में आती है। अब गंगा नदी बेसिन में कहाँ कहाँ आती है ये सब लिखोगे, गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी बेसिन में बाढ़ मुख्य रूप से चंबल के आसपास के कुछ क्षेत्र तथा यमुना छोड़ दियो कोई दिक्कत नहीं है, गंगा के आसपास के क्षेत्र, गंगा की सहायक नदियां गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी मुख्य रूप से बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बताओ गंगा नदी बेसिन में समझ में आ गया कौन कौन सा क्षेत्र गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत, कहाँ जहां तुम्हें लग रहा है ना यहाँ बाढ़ आती है, वही पॉइंट इसके अंदर लिख देना उठाकर। समझ में आई बात। या फिर तुम लिखोगे गंगा नदी में बाढ़ कब आई। अब गंगा नदी किस मिलकर बनी है, भागीरथी था और अलकनंदा था। भागीरथी अलकनंदा में नहीं, तो भागीरथी अलकनंदा में बाढ़ नहीं आई थी। उदाहरण दोगे एग्जाम्पल, जैसे उत्तराखंड में 16 जून 2013 को केदारनाथ में आई बाढ़ से भीषण तबाही मच गई थी। हल्का सा उदाहरण दे दिया। समझ में आई बात है, कितना सुंदर उत्तर लिखा तुमने। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई, ये हल्का सा उदाहरण दे दो। ब्रह्मपुत्र नदी, अब ब्रह्मपुत्र नदी में क्या लिखोगे, ब्रह्मपुत्र, ध्यान से सुन लेना, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, ये बाढ़ प्रवण क्षेत्र, इसके बारे में बता रहा हूं मैं। ब्रह्मपुत्र नदी, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पास चिमायुंग ग्लेशियर से निकलते चिमायुंग ग्लेशियर से के पास से निकलते हुए धीरे धीरे भारत के अंदर असम जिले में प्रवेश करती है। असम जो जिला ना, असम जिला, वह ब्रह्मपुत्र नदी की तलछटी में पड़ता है। जो तलछटी में पड़ता होगा तो वहां से ना मिट्टी गाद काट कर लाया जाता है। जैसे मिट्टी गाद काट कर लाया जाता है, असम के मैदानी भागों में छोड़ दिया जाता है, जिस कारण नदी अपना मार्ग बदलने लगती है और यह धीरे साइड से मिट्टी का कटाव करने लगती है। कहीं कहीं इसकी चौड़ाई लगभग 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक हो सकती है। समझ में आया बात यह, ठीक। बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून सबसे पहले असम की बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून सबसे पहले ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करता है। जैसे ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करता है तो वहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। अब जब इतनी वर्षा होगी तो फिर तो बाढ़ आना चाहिए। बस ये ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में लिख रहा तुम, इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। बाढ़ यही नहीं आती, पंजाब तथा हरियाणा के अंदर बाढ़ के मैदान भी है। अब पंजाब तथा हरियाणा के अंदर ये देखो, सतलज दिख दिया, रावी दिख दिया, यहाँ भी कभी कभी बाढ़ का क्या हो जा, कभी कभी वर्षा, यहाँ मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जा। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना, वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो जा, यहाँ तो उठने वाला मानसून इतना ज़्यादा एक्टिव हो जा, इतना ज़्यादा सक्रिय हो जा कि वो यहाँ नदियों का जलस्तर बढ़ जा, जिस कारण इस वाले क्षेत्रों में बाढ़ जाती है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में बाढ़ बन जाती है, बाढ़ का कारण बनते हैं पंजाब हरियाणा के बाढ़ के मैदान। ये पंजाब हरियाणा ना, वहाँ बाढ़ के मैदान, जो छोटी छोटी नदियाँ ना, आसपास की स्थानीय नदियाँ, उनमें पानी एक स्तर तो ऊपर उठ जा, फिर वहाँ भी कभी कभी बाढ़ देखी गई। वैसे तो वहाँ कमी वर्षा हो, लेकिन कभी कभी क्या वर्षा के दिनों में यहाँ अधिक मात्रा में ना, बड़ी मात्रा में यहाँ वर्षा जो नदी हो उसका जलस्तर ऊपर उठ जाएगा तो आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। समझ में आया बात है। इसमें 1-2 लाइन इसमें लिख देखो। अब तटीय मैदान के प्रवण क्षेत्र। अब तटीय मैदान के प्रवण क्षेत्र कौन से, ये वाला क्षेत्र दिखा रहा हूँ, ये वाला 9 राज्य नहीं है तटीय। गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, उसके बाद केरल हुआ, उसके बाद क्या तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये तो होंगे। तो ये जो 9 राज्य हैं हमारे तटीय राज्य हैं, तटीय राज्यों में क्या हो, इधर तो जो
आसपास का जो क्षेत्र होगा, एक तो यहाँ क्या हो, यहाँ मिट्टी कटा होना स्टार्ट हो जा। क्यों? क्योंकि यहाँ तेजी के साथ ना, यहाँ इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में जो लोग, एक तो यहाँ देखो तटीय राज्यों में जो रहने वाले लोग, वे क्या तेजी के साथ ना वनों को उन्मूलन करते रहते हैं और वनों को काटते रहते हैं। यहाँ मिट्टी कटा होता रहता है, मिट्टी कट कट के इधर, तो यहाँ के आसपास के जो लोग, यहाँ जो लहरें में अंदर प्रवेश करने लगती है, और जैसे अंदर प्रवेश करने लगती है फिर बाढ़ का कारण बनते हैं। और दूसरे नंबर पर ये इधर पूर्व की तरफ जो ढाल है, ये नदियाँ सारी इधर से इधर बह रही है, नदियाँ सारी इधर से इधर बह रही। देखो नर्मदा, ये दिख रही माही नदी, यहाँ कभी कभी बाढ़ देखी गई किसी कारणवश, यहाँ कभी कभी बाढ़ देखी, जो मानसून ज़्यादा एक्टिव हो जा, नर्मदा नदी में कभी कभी बाढ़ का कारण देखा गया। समझ ये बात? या कभी कभी ताप्ती नदी में बाढ़ का कारण देखा गया। ये ब्राह्मणी नदी, ये महानंदा नदी बहुत बाढ़ होती, महानदी ने, ठीक। उसके बाद ये वेनगंगा होगी, गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, कावेरी होगी, इनमें भी कभी कभी बाढ़ देखी गई। समझ की बात है? तो यहाँ लिखा हुआ तटीय मैदान के बाढ़ प्रवण क्षेत्र। तो ये कुछ तो इधर बाढ़ आ गई, 4 जगह बाढ़ आ गई भारत के अंदर। नंबर फर्स्ट देखो, पहले नंबर पर गंगा का जो बेसिन होगा, ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन होगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा पंजाब हरियाणा का जो मैदानी क्षेत्र होगा, चौथा क्या होगा, जो तटीय मैदान होगा। तटीय मैदान के अंतर्गत भी बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आया समझ में? अब सवाल ये, बाढ़ आ चुकी, हमें तो पता लग चुका बाढ़ प्रवण क्षेत्र भारत के अंदर ये हैं। अब सवाल कि भारत सरकार के द्वारा कि बाढ़ को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास, पहले बाढ़ पर कैसे नियंत्रण लगाया जाए, दूसरा सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास करेंगे बाढ़ पर नियंत्रण के लिए। आज तक वर्ष 1954 में सबसे पहली बार ना हमारे यहाँ बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था, सबसे पहला। अब पंडित नेहरू की सरकार थी। समझ बात है? पंडित नेहरू की लड़की का नाम क्या था? इंदिरा गांधी। उन सोचा में जो बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम था ना 1954 में चलाया गया था, वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाया, वो हो गया विफल, फिर भी बाढ़ आ रही। आया समझ में? करप्शन बहुत था ना हमारे यहाँ। इसकी लड़की आई 1976 में, पता क्या बोली? कह मेरे पापा जो काम नहीं कर पाए ना, मैं करके दिखाऊंगी। समझ बात? तो इन्होंने बनाया राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, एक आयोग ही बना दिया पूरा का पूरा 1976 में। राष्ट्रीय बाढ़, छोटे छोटे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे, ये पूछा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग कब बनाया गया 1976 में, ये सवाल पूछा। राष्ट्रीय जो बाढ़ आयोग 1976 बनाया, इंदिरा गांधी की सरकार थी। मैं कह रही मेरे पप्पा जो काम नहीं कर पाए ना, मैं करके दिखाऊंगी। अब मेरे पप्पा ने जो काम करके इनने भी पूरे हाथ पैर फेंके। समझ आई बात है? तो ये प्राकृतिक आपदा रोक सको कैसे? कुछ भी नहीं, बस राष्ट्रीय बाढ़ जो आयोग था ना वो बनाया, आज ही बना पड़ा हुआ, काम ही नहीं कर रहा। क्या कर रहे हैं? बना लो, चाहे कोई सा आयोग बना लो। फिर एक ही काम बढ़िया हुआ 2005 में जाएगा सरकार के द्वारा जो काम करा गया, और वर्ष 1999 में काम चल रहा था उस पर। फिर 2001 में आया था हमारे यहाँ भूकंप, और जो आपदा आ रही थी ना, आपदा भी बहुत सारी थी। सोचा ये आपदाएं बढ़ती जाएंगी, इसका मतलब संसद के अंदर कोई अधिनियम पारित करने की आवश्यकता। फिर हमने एक अधिनियम बनाया, उस अधिनियम के अंतर्गत लिखा ये करना होगा। उस अधिनियम को मदर एक्ट बोलते हैं। जब भी कभी आपदा आ जाएगी उस अधिनियम का नाम पहला होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। उसके तहत हमने एक निकाय भी बना दिया जिसे अथॉरिटी कहते हैं, प्राधिकरण कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005, और 2006 में लागू होगा। 2006 में बना दिया हमने। 2005 में अधिनियम नहीं बना। कल को हम क्या पढ़ेंगे? पहले अधिनियम पढ़ेंगे क्या था, उसके बाद हम अथॉरिटी पढ़ेंगे, प्राधिकरण क्या था, तीसरा ये कितना सक्सेसफुल हो पाया ये पढ़ेंगे, उसके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चला रहे वो पढ़ेंगे, और दूसरा बाढ़ पर नियंत्रण कैसे किया जाना चाहिए वो पढ़ेंगे, और दूसरी दुनिया बाढ़ पर नियंत्रण कैसे कर रही है वो भी पढ़ेंगे। समझ गए? फिर देखो हम क्यों नहीं लिखेंगे, अपना उत्तर बहुत अच्छा लिखेंगे। तुम लिख लो जितना लिखा हुआ बोर्ड पर, नोट करो।